Okay, so hello everyone. How are you all? Is my voice audible? Please let me know. Yes. Yes, you Yes, are yes. audible. Okay, okay. Good. So, guys, कैसा रहा सबको? एक वीक का टाइम मिला था आपको, जो लास्ट टाइम हमने कुछ मटेरियल वगैरह शेयर किया था आपके साथ। तो आई गेस के सभी लोगों ने उसको देखा होगा और उसको रिवाइज भी किया होगा, जो लास्ट टाइम हमारा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा था? क्योंकि गाइस पता है आज जो चलेगा ना, हम लोग उसके बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे और आज ही हम अपना एक प्रॉपर एक डायनामिक वेबसाइट का जो बिल्डअप है वो आज हम अपना शुरू कर देंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट इतना सा बस फिर देखेंगे, उसको बाद फिर हम पूरा प्रॉपर एकदम आपको बना के दिखाएंगे वेबसाइट। सो चलिए फिर देखते हैं आगे। सो अगर कोई नया आया है आज के लेक्चर में जो पहले नहीं था, तो मैं एक क्विक रिकैप देना चाहता हूँ, इसके अलावा आप लोगों को भी, कि हमने लास्ट टर्न पे क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो हमने बेसिक HTML का स्ट्रक्चर देखा था कि HTML के कैसे कैसे टैग्स काम करते हैं और क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट होते हैं एक बेसिक HTML वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास HTML टैग होता है, देन हमारे पास हेड टैग होता है, देन टाइटल टैग। इस सब के यूजेज हमने आपको बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन करे थे और डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर किया था साथ में। एंड CSS के अंदर हमने कुछ चीज़ डिस्कस की थी कि CSS को हम लिखते कैसे हैं। हमने याद होगा आपको कि हमने 3 तरीके बताए थे, ठीक है? एक तो हमारा इनलाइन मेथड था, एक एक्सटर्नल मेथड था और एक इंटरनल मेथड था। तो और हमने ये बताया था आपको कि हम किस तरह से सिलेक्टर्स को यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो टारगेटिंग के भी 3 तरीके थे। हमारा H1 मतलब किसी भी हेडिंग को या फिर पैराग्राफ को डायरेक्टली टारगेट कर सकते थे, या फिर उसको हम एक क्लास और आईडी को असाइन करके उसको टारगेट करते थे। क्लास और आईडी में क्या डिफरेंसेस थे ये मैंने आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करा था उस टाइम। तो आई गेस कि सभी को वो चीज़ याद होगी, क्योंकि आज ये सब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और हम इसी को बेस बना के आगे चलेंगे। तो गाइस, ये सब आपको क्लियर है एकदम? या मुझे किसी चीज़ को रिपीट, या आपको इस वीक में कोई भी डाउट आया, अगर आपने प्रैक्टिस करी तो आप मुझसे बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताने के लिए ही हूँ। आप लोग मुझे बताएं, अगर कोई आपको इशू आया, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, और यू कैन जस्ट ओपन योर माइक एंड स्पीक। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। गाइस, is my voice audible? You're not responding today. Why? Yes, you are audible. No, it's clear. Okay, okay. Please, guys, if you have any problem or doubt, uh, ask us. Don't worry about. Don't think like it a class lecture or a professor lecture. We are your colleagues, your batchmates. So don't hesitate to ask about anything. Okay, na? Even you can open your camera, mic. You can ask if you want. Okay. Okay, so moving on. Last time I've discussed some background properties that we can change the background color and the color of the text. एंड ये मैंने करके भी दिखाया था आप लोगों को कि किस तरह से हम बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, किस तरह से हम कलर को चेंज करते हैं। तो आज हम बैकग्राउंड के बारे में ही थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मैं आपको लेके चलता हूँ अपने VS कोड की तरफ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कहा था कि अब पूरा कोडिंग चलेगी। ये स्लाइड्स वगैरह तो हमने सिर्फ एज अ आपके दिमाग में आपके इमेज बने कि आखिर टॉपिक क्या चल रहा है, इसके लिए हमने बनाई है। बाकी आपको हम पूरा करके दिखाएंगे एक एक चीज़ को। तो जैसा ये था हमारा, ये एक बेसिक HTML हमारा कोड लिखा हुआ है। इसके अंदर भी हमने कुछ नहीं है, हेड टैग बॉडी टैग यूज़ कर रखा है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक, अच्छा इससे पहले भी मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम एक हमने चीज़ का हमने वो किया था, एक डिव टैग होता है हमारा, एक हम एक यूज़ करते हैं डिव टैग। ये डिव टैग क्या होता है? ये कंटेनर टैग होता है। अब हम जितना भी कोडिंग करेंगे अब हम डिव टैग के अंदर करेंगे। लास्ट टाइम हमने हेडिंग टैग यूज किया था, पैराग्राफ टैग यूज किया था, वो सब इंडिविजुअल टैग होते हैं एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करने के लिए। डिव क्या होता है? कंटेनर होता है। डिव के अंदर ही हम क्लास और आईडी को असाइन करेंगे और उसी के हम HTML का भी कोड लिखेंगे और उसी को आईडी और क्लास असाइन करके उसी से हम अपना CSS का कोड लिखेंगे। तो डिव टैग आपको क्लियर है? एक कंटेनर टैग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पूरे में यही यूज करेंगे अब डिव टैग। सो
एक div बनाया मैंने। अब मैं आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दिखाता हूँ इसके अंदर। इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ पहले। तो मैं क्लास असाइन करता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं फर्स्ट div, ओके। तो अब इस div को टारगेट करना है, वेट सेकंड, ठीक है। इस div को टारगेट करना है, तो इस div को टारगेट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था। किसी भी क्लास को टारगेट करने के लिए आपको एक डॉट लगाना पड़ता है, और उसके बाद उसका नाम, जो हमने यहाँ पे इसका नाम मेंशन किया है, ये फर्स्ट div, तो ये नाम हम यहाँ से लेंगे और इसका हम टारगेट कर देंगे एलिमेंट को, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, इसके अंदर हम CSS लिखते हैं। तो जैसे लेट्स सपोज कि अगर मैं इसमें कोई कंटेंट भी डाल देता हूँ। अच्छा, अगर आपको कुछ कंटेंट डालना है और आपको एक जनरल कंटेंट डालना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लॉरेम, और यहाँ पे एक ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट आ जाता है। तो आपको कुछ मतलब अलग से सोच के लिखने की नीड नहीं है, एक मतलब डिजाइनिंग के पर्पज से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमने कंटेंट डाला, तो अब देखिए पेज कैसा दिख रहा है इस वक्त। इस वक्त पेज पे सिर्फ एक कंटेंट दिख रहा है, जो कि एक डिव के अंदर पड़ा हुआ है। बहुत बेसिक सी बात है। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ा स्टाइल ऐड करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, इसका कलर हम कर देते हैं लेट्स सपोज रेड, एंड इसका हम जो टेक्स्ट का कलर है वो कर देते हैं, कलर कर देते हैं हम इसका वाइट। अब क्या है सीन कि अब मैं चाहूँ अगर इसके अंदर मैं एक बैकग्राउंड इमेज भी ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर एक इमेज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखी है। मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए एकदम। लेट्स से नॉट वर्किंग माय इमेज है। लेट्स टेक दिस फ्लावर इमेज, ठीक है। तो इस इमेज को कुछ नहीं करना है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये इमेज हमारे डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके सेव हुई होगी। इसको हमें उस फ़ोल्डर के अंदर पहुँचाना है जहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो फ़ोल्डर जो हमने VS कोड के अंदर खोल रखा है, जो फ़ोल्डर हमारा ये है, जो भी फ़ोल्डर आपने बनाया था, हमने लास्ट टाइम बनाया था एक फ़ोल्डर, उस फ़ोल्डर के अंदर हम अब पूरा काम कर रहे थे। तो वो फ़ोल्डर को हमें ओपन कर लेना है और उसी फ़ोल्डर के अंदर जाके देना है। तो अब आपको इसके अंदर एक इमेज आ गई है। स्क्रीन इज़ नॉट मूविंग। यस, ओके। तो अब क्या करेंगे हम कि ये बैकग्राउंड से इमेज हमने ली है। अब देखो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाली इमेज जो है ना, ये फ्लावर वाली इमेज, ये यहाँ पे VS कोड के अंदर शो हो रही है। अगर आपको भी कोई इशू आ रहा है इसके अंदर तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप साथ-साथ कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो सिस्टम है उसके अंदर भी एक इमेज यहाँ पे शो हो रही होगी। आप कोई भी इमेज ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस इमेज को ऐड कर दूँ अपने टेक्स्ट के पीछे, यानी उसका बैकग्राउंड जो है वो मैं एक इमेज लगा दूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड Text not changing. ओके। कोई बता भी नहीं रहा है आई थिंक। लाइक स्क्रीन हमारी जो है मतलब बहुत ही स्टिक हो गई है, जो लाइव चल रहा है उधर वो नहीं दिख रहा है। प्लीज गाइस ऐसा आप लोग बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। अगर आपको कुछ लग रहा है तो उसको बताइए, ठीक है। ओके नाउ द स्क्रीन इज लाइव आई थिंक। ओके ओके गाइस, अगर कोई इशू आ रहा है, इंटरनेट का इशू आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, वॉइस के साथ मैच नहीं कर रही है स्क्रीन, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो बैकग्राउंड इमेज यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे बहुत ही बेसिक सा है, जो भी आपको करना है। देखो CSS बहुत ही ज्यादा इजी होती है। CSS में आपको जो करना है उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है, बस वो आपको लिखना है, उसी से रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको उसको याद नहीं करना होता, या आपको प्रैक्टिस के साथ अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी। और बस बिल्कुल बेसिक सा एक माइंडसेट लेके चलना है कि आपको क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है। तो आपने क्या लिखा, बैकग्राउंड इमेज लिखा। अब क्या करेंगे, इसको लिखने का एक सिंटेक्स होता है, इसके अंदर हम URL लिखेंगे। यहाँ पे URL के अंदर हम यहाँ पे ये
ब्रेसेस लगाएंगे और इसके बाद हम अपना ये जो नाम है हमारा जो भी हमें इमेज ऐड करनी है उसका एक नाम होगा, पर्टिकुलर नेम होगा, तो उसको हमें ऐड कर देना है यहाँ पे। ओके, सो इनविजिबल है ना, हाँ ठीक है, जा क्यों नहीं रही है, इमेज नेम अलग है। नेम चेंज करना पड़ेगा, हाँ, rename करो। लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि मेरी जो इमेज थी इसका बैकग्राउंड में मैंने उसको पहुंचा दिया है, मैंने जो मेरा टेक्स्ट था उसके बैकग्राउंड में एक इमेज को मैंने सेट कर दिया है। तो इस तरह से हम अपना एक कस्टम बैकग्राउंड जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी थी हमारी बैकग्राउंड से रिलेटेड। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फॉन्ट से रिलेटेड, जैसे कि अब ये मेरा एक टेक्स्ट दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यार इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मुझे क्या करना है, देखो जैसे मैंने बताया लिटरल मीनिंग फॉन्ट हमें इंक्रीज करना है, तो मैं लूंगा यहाँ पे फॉन्ट साइज, ठीक है, और मैं इसको ले लेता हूँ लेट सपोज 30 पिक्सल्स का। तो अगर जब मैं इसको एंटर करूंगा तो क्या होगा, हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। तो बेसिकली ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे एक वेबसाइट के अंदर काम आती हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, हम इसको टैलिक कर सकते हैं। ये सारा जितनी भी चीजें हैं ये आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएंगी। मेन चीज के अंदर पता है क्या होती है, मेन चीज ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हम ये भी चीज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंसान को अगर पता ही नहीं है कि फॉन्ट को हम किसी भी तरह से ऑल्टर कर सकते हैं तो वो उस फील्ड में नहीं जा सकता। लेकिन जब एक बेसिक आइडिया होता है कि हम फॉन्ट को पूरी तरह से हम चेंज कर सकते हैं, उसका साइज भी, उसकी फैमिली भी, उसका जो बोल्ड है या नहीं है, इटैलिक है, अंडरलाइन कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम डॉक्यूमेंटेशन से देख के आराम से कर सकते हैं। तो जो बेसिक चीज है साइज का मैंने आपको बताया, अब आप इसके बारे में देखिएगा और इसके देखिएगा कि कैसे हम इसके अलग अलग चीजों को इसके अंदर जैसे बोल्ड करना है हमें या इटैलिक्स करना है, तो ये आप अपना इसको रिसर्च करिएगा अलग इसकी प्रॉपर्टीज को। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे अगर VS कोड अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो इसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जाके होवर करेंगे तो उससे आपको एक MDN रेफरेंस का लिंक मिल जाता है। MDN रेफरेंसेस जो होते हैं वो इस यूजेज के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना जब आप जाएंगे, जैसे आपने फॉन्ट लिखा, फॉन्ट साइज से रिलेटेड आपको सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी पॉसिबल हैं वो सारी आपको विद एग्जांपल्स मिलेंगी कि किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो ये सारी चीजें आप MDN रेफरेंस से जाके देखेंगे तो मतलब लिटरली ये बेस्ट चीज है इसके अंदर, VS कोड के अंदर, और आप डायरेक्टली नेट पे जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, सो फॉन्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉन्ट का हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का हम वेरिएंट चेंज कर सकते हैं, उसका वेट यानी कि बोल्ड है, इटैलिक है, ये सब चीज हम कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं। बेसिकली हम उसको पूरी तरह से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कोई इशू। अब आप लोगों ने पुष्पा तो सबने देखी होगी आई गेस, राइट? यस यस, नो, ओके, नो। तो बेसिकली एक मूवी है जिसका हमारा, आपको ये जो हमारा एक्टर है ये दिख रहा होगा, तो हमारा ये मीम था एक बेसिकली CSS से रिलेटेड कि अगर हम पुष्पा पे हम अपना CSS अप्लाई करें तो कैसा लगेगा। तो हम इसका फेस डेकोरेशन जो है हम बोल्ड कर सकते हैं, हम इसका फेस इटैलिक है, फेस स्टाइल जो है इसका इटैलिक है जैसा आप देख पा रहे होंगे, है ना, और इसका फेस डेकोरेशन क्या है, एक अंडरलाइन है, इसका हैंड साइन है। तो बेसिकली बस ये था कि हम इसका CSS अप्लाई की थी हमने और थोड़ा सा एक फनी वे में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। सो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी नेक्स्ट, CSS बॉक्स मॉडल। तो CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने पहले ये देखो, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा था, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा था अपने HTML के अंदर। अब मेरे ऊपर से कुछ स्पेसिंग दिख रही होगी आपको इसके अंदर, और ये इसका जो कंटेनर है, इस कंटेनर में भी जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर भी हल्की सी स्पेसिंग होगी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ऊपर से जो इसका टॉप साइड है और बॉटम साइड से, मतलब इसके चारों तरफ से मैं स्पेसिंग को बढ़ा दूं या कम कर दूं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि जब हम वेबसाइट को कस्टमाइज कर रहे होते हैं तो हमें अपने टेक्स्ट को अलग अलग जगह पे अलाइन करना होता है।
तो उसके लिए हमें कस्टमाइजेशन चाहिए होता है। तो हम क्या-क्या यूज़ करते हैं, हम मार्जिन यूज़ करते हैं, हम पैडिंग यूज़ करते हैं। मार्जिन और पैडिंग क्या होती है मैं आपको ये बताता हूँ, बॉक्स मॉडल समझाते हैं। देखो जैसे हमारा कोई भी कंटेंट होता है ना, जब हमारा कोई कंटेंट होता है, जैसे ये जो ब्लू वाला कंटेनर है, ये हमारा कंटेंट लिखा जाता है इसके अंदर। अब इसकी जो अपर साइड होती है, इसके ऊपर आता है हमारा पैडिंग, ठीक है? पैडिंग क्या होती है? पैडिंग एक स्पेसिंग होती है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। अब बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जैसे आपका लैपटॉप का स्क्रीन होगा, इसका भी एक साइड में एक बॉर्डर होगा, ठीक है? स्क्रीन के चारों कोनों पे, ठीक है? एजेस पे। और उसके ऊपर का जो एरिया होता है वो कहलाता है हमारा मार्जिन वाला एरिया। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है और किस तरह से वर्क करता है। तो अब देख लेते हैं ज़रा, 1 मिनट में ज़रा को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे थोड़ा-सा, ठीक है? अब क्या है हमारा, हमें क्या करना है, हमें मार्जिन और पैडिंग को देखना है। तो लेट्स सपोज़ कि मैंने मार्जिन अप्लाई करी, मैंने कंटेंट के अंदर मार्जिन अप्लाई करी, मैंने दे दी 30 पिक्सेल्स। ठीक है? तो देखो क्या इफ़ेक्ट आएगा मेरे कंटेंट के अंदर, ये ऊपर से 30 पिक्सेल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो क्या खाली ऊपर से शिफ्ट हुआ? नहीं, ये साइड से भी शिफ्ट हुआ, ये राइट साइड से भी शिफ्ट हुआ, और क्योंकि ये नीचे से भी अगर इसके कोई नीचे एलिमेंट होता ना, तो वो एलिमेंट इससे 30 पिक्सल नीचे डिस्टेंस पे आ जाता। यानी ये क्या कहता है कि अगर मैं 30 पिक्सेल्स मार्जिन दे दी, तो उस कंटेनर के आस-पास कोई जितना भी पिक्सेल्स का मार्जिन दूँगा, उस एरिया में कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा, वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस रहेगा। यानी ये स्पेसिंग प्रोवाइड करता है हमारे कंटेनर्स के लिए, ठीक है? इतना क्लियर हुआ मार्जिन वाला पार्ट? मार्जिन का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ओके, ठीक है, अब चलते हैं पैडिंग की तरफ। पैडिंग कैसे वर्क करती है? मैंने लिखा पैडिंग, ठीक है? अब मैं पैडिंग कितनी देता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं दे देता हूँ 50 पिक्सेल्स की, ताकि विज़िबल हो अच्छे से। 50 पिक्सेल्स की मैंने पैडिंग दे दी, ठीक है? तो क्या हुआ ज़रा ये देखो, कि ये कंटेनर देखो, मैंने क्या कहा था, मैंने बैकग्राउंड ऐड किया था हमारे कंटेनर के अंदर, और उसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट डाला था। तो अब जो कंटेनर की जो वॉल्स फिक्स थी, उसके अंदर वाला जो कंटेंट लिखा था, उसके और उसके बॉर्डर के बीच में हमारे पास एक स्पेस आ गया। ये कंटेंट जो होता है, ये सेंटर में शिफ्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा। इसमें 50 पिक्सेल्स लेफ्ट से, 50 पिक्सेल्स टॉप से, 50 पिक्सेल्स हमारा राइट से, और 50 पिक्सेल्स ही हमारा बॉटम से। चारों तरफ से हमारे पास 50 पिक्सेल्स की पैडिंग मिल गई। तो बेसिकली पैडिंग क्या होता है, अब अगर मैं बॉक्स मॉडल दिखाऊँ आपको, पैडिंग हमारा कैसा होता है, कंटेंट के ऊपर वाला जो स्पेसिंग प्रोवाइड करता है हमें पैडिंग, ठीक है? बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। अब मैं बॉर्डर भी दिखाऊँगा आपको कि बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? और मार्जिन क्या होता है, मार्जिन जो टोटल बॉक्स होता है हमारा, जो कंटेनर होता है, उसके अराउंड जितनी भी स्पेसिंग होती है, वो मार्जिन वाला पार्ट लेता है, ठीक है? अब चलते हैं बॉर्डर की तरफ कि बॉर्डर कैसे होता है। तो इसमें अप्लाई करते हैं बॉर्डर, ठीक है? बॉर्डर में अप्लाई करता हूँ। अच्छा, बॉर्डर को लिखने के लिए क्या करते हैं हम, 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है? इस तरह से मैंने लिखा। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैं सिंपल खाली ये वैल्यूज़ दे रहा था, 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, यहाँ पे सॉलिड ब्लैक क्यों लिखा? अब बॉर्डर में किस तरह से चाहता हूँ, किसी बॉर्डर का एक पर्टिकुलर कलर होगा, बॉर्डर का एक पर्टिकुलर स्टाइल होगा, कैसा बॉर्डर आना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं। ये चीज़ जो होती है ना, ये इनलाइन मेथड होता है लिखने का, कि एक ही हमने उसको प्रॉपर्टी यूज़ करके उसी के अंदर तीनों लिख दिया। इसको मैं ना अलग-अलग तरीके से भी लिख सकता था। अभी मैं ये चीज़ बताऊँगा और क्लियर करता हूँ आपको। पहले आप एग्ज़ाम्पल देखिए कि किस तरह से वर्क कर रहा है ये। ये देखो, ये हमारा जो इमेज थी, मतलब जो हमारा कंटेनर था, उसके चारों एजेस पे हमारे पास एक बॉर्डर मिल चुका है हमें। तो ये जो है, ये कमाल होता है बॉर्डर का। बॉर्डर के साथ एक चीज़ और आती है जो इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिल रहा है जिसके एजेस बिल्कुल शार्प हैं। लेकिन मान लो मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे एक स्क्वायर फॉर्म में चाहिए था, और बट उसके जो है ना एजेस मुझे थोड़े से कर्व चाहिए थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या करती है, बॉर्डर रेडियस मैंने अप्लाई करी 2 पिक्सेल्स की, ठीक है? तो बॉर्डर रेडियस क्या करेगी कि इसको थोड़ा-सा साइड से कर्व कर देगी। अब ये तब पता नहीं चल रहा है क्योंकि 2 पिक्सेल्स बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। मैं इसको ले लेता हूँ लगभग 12 पिक्सेल्स की ले लेता हूँ रेडियस को। ठीक है? तो अब देखो ज़रा, आपको दिख रहा होगा कि ये बॉर्डर जो था ना मेरा, उस पे हमारे पास एक कर्व आ गया वहाँ पे। तो हमने उसको बेंड कर दिया साइड से। तो ये जो काम होता है, ये होता है हमारा बॉर्डर रेडियस का कमाल। बॉर्डर रेडियस को भी हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। अगर मैं बॉर्डर का जो होता है साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ कर दूँ ना, तो आपको ये ज़्यादा क्लियरली विज़िबल रहेगा।
इसको मैं ले लेता हूँ 10 पिक्सल्स का। अब देखो कैसा लग रहा है ये। हमारे पास एक बॉर्डर आ गया। अब बिल्कुल ही क्लियर विजिबल होगा कि मार्जिन क्या थी। मार्जिन जो थी वो ऊपर से स्पेसिंग थी, यानी बॉर्डर के जो अपर वाला एरिया था, साइड वाला एरिया था, नीचे वाला एरिया था, वो सारी चीजें बॉर्डर उसमें मार्जिन में कवर होती हैं। पैडिंग क्या होती है? जो कंटेंट होता है और बॉर्डर होता है उसके बीच का जो स्पेसिंग होती है वो हमारी पैडिंग होती है। ठीक है, तो CSS बॉक्स मॉडल आपको क्लियर हुआ एकदम? यस, ओके ओके ओके, गुड। सो Means where are the doubts? हाँ, Any डाउट doubt? नहीं आ रहा यार कोई भी। सब क्लियर हो रहा है सबको? अभी क्वेश्चंस पूछेंगे हम, पता है, तब मजा आएगा। यस, अभी कोड करेंगे तब देखेंगे सब लोग, ठीक है? अभी अभी कोड पता है करने यार, वाले पता हैं। है हम लोग ना बिल्कुल एक बना के दिखाएंगे आपको एक वेबसाइट। अभी बिल्कुल ये तो बेसिक प्रॉपर्टी को बता रहा हूँ जो अभी आगे यूज होने वाली है। अगर डायरेक्टली बना के दिखा देंगे तो आपको प्रॉपर्टी समझ नहीं आएगी ये क्या हो रहा है उसके अंदर। ये सब यूज होगा अभी, बिल्कुल प्रैक्टिकल देखोगे आप इसको कैसे, इस तरह से हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, अभी एक चीज मैंने बताई आपको कि ये मैंने लिखा था 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब ये था। अब इसके अलावा ये देखो, मैंने 50 पिक्सल लिखा था। ठीक है, तो वो लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से मार्जिन और पैडिंग आ रही थी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं खाली ऊपर से चाहता हूँ मार्जिन मुझे मिल जाए, और मैं चाहता हूँ कि नीचे जो मेरा कंटेंट है वो बिल्कुल लेवल में रहे, उसमें कोई मार्जिन ना आए? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस, मैं बिल्कुल इसको कर सकता हूँ। इसको कैसे करते हैं हम? ये जो 30 पिक्सल लिखा होता है इसका मतलब होता है हर तरफ से मिले। लेकिन अगर मैं दो वैल्यूज लिख दूँ, 30 पिक्सल और मैं लिख दूँ यहाँ पे 5 पिक्सल, ठीक है, ये दो वैल्यूज लिखते मैंने, तो अब देखो क्या चेंज आया इसके अंदर। लेफ्ट से और राइट से जो हमारी मार्जिन थी वो कम हो गई, और ऊपर से देखो मार्जिन कितनी ज्यादा है। यानी कि ऊपर मार्जिन जो हमने बड़ी वैल्यू यूज की थी यहाँ पे 30 पिक्सल्स की, वो 30 पिक्सल्स की मार्जिन हमें ऊपर मिल रही है, और फिर हमें 5 पिक्सल्स की मार्जिन मिल रही है लेफ्ट और राइट पे। तो अब सिस्टम ने डिफाइन कैसे करा कि कौन सी मार्जिन किधर देनी है? तो इसका ना मेथड ये होता है कि जो हमारे पहली वैल्यू होती है वो डिफाइन करती है टॉप को और बॉटम को, जो सेकंड वैल्यू होती है वो डिफाइन करती है लेफ्ट को और राइट को। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना मार्जिन और पैडिंग सेट करते हैं। तो अब क्या ये भी पॉसिबल है फिर इस तरह से तो कि मैं चारों ही वैल्यूज को अलग अलग दे दूं, यानी मैं टॉप का भी अलग सेट करूं, बॉटम का अलग सेट करूं, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग? तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्या कर सकते हैं हम? सिस्टम को ये बता सकते हैं कि ऐसा करो कि 30 पिक्सल तुमने ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कर दो टॉप वाली। ठीक है, फिर चलते हैं राइट की तरफ, हमें क्लॉकवाइज मूव करना है, टॉप पे फिर राइट पे चलेंगे। ठीक है, अब जो हम वैल्यू देंगे वो हमारी वैल्यू होगी राइट वाली वैल्यू। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम बॉटम पे आएंगे। क्लॉकवाइज मूव करना है, बहुत सिंपल है एकदम। ठीक है, बॉटम में मैं चाहता हूँ मुझे मार्जिन मिल जाए 40 पिक्सल की। ठीक है, फिर मैं अब कहाँ जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे, क्योंकि क्लॉक ऐसे मूव करता है। तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट पे मुझे मार्जिन मिले सिर्फ 1 पिक्सल की। ठीक है, लेफ्ट से मुझे कोई मार्जिन नहीं चाहिए, बहुत बहुत माइनर मार्जिन चाहिए। तो अब क्या होगा, जब मैंने इस तरह से डिफाइन करा तो देखो, इधर मार्जिन ज्यादा, इधर सॉरी इधर मार्जिन कम कंपेयर टू इधर। ठीक है, ये वाला क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दी थी, और ऊपर की मार्जिन एज यूजुअल 30 पिक्सल। नीचे की आपको विजिबल इसलिए नहीं क्योंकि कंटेंट नहीं डाल रखा है मैंने। जैसे ही मैं इसके नीचे कोई कंटेंट डालूंगा ना, तो वहां पे मार्जिन आपको विजिबल होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट? अच्छा, एक चीज है, एक टॉपिक होता है मार्जिन कोलैप्स का। मैं चाहता हूं कि आप लोग ना ये चीज खुद से एक बार देखें कि मार्जिन कोलैप्स जो होता है वो क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है मार्जिन कोलैप्स। तो आपका ना ये एक तरीके से कह सकते हैं होमवर्क टाइप्स। इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा उसमें आप देख के आना कि मार्जिन कोलैप्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो CSS बॉक्स मॉडल बेसिकली यही होता है, चार चीज़ों के बारे में, है ना। अब क्या है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब है डिस्प्ले कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब जरा यार यहाँ से जो है ना चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती हैं, क्योंकि मतलब यही अब चीज़ें सारी काम आने वाली हैं। ये सब मार्जिन पैडिंग तो ठीक है, बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब जो है ना, अब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है, पहले मैं आपको एक बार स्लाइड समझाता हूँ उसके बाद। डिस्प्ले जो होती है ना, तीन तरीके की होती है, ब्लॉक लेवल डिस्प्ले, इनलाइन डिस्प्ले, और होती है इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले। ठीक है, अब नाम से या कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा कि क्या बात चल रही है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो ऐसे एलिमेंट होते हैं कि वो अगर कहीं पे आ गए
तो वो ये कहते हैं कि मेरे आसपास कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, अगर मैं किसी जगह पे हूँ तो वहां पे सिर्फ मैं ही रहूंगा, तुम अगली लाइन में आओ। वो अपनी लाइन में खड़े ही नहीं होने देते किसी को भी। इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं शरीफ से, ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैं अगर हाफ स्क्रीन की जगह ले रहा हूँ और मेरे बाद में आधी स्क्रीन और बच रही है, तो ऐसा करो तुम अपनी जगह लेके यहाँ आ जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ साथ में। इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो मासूम से होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है भाई जगह है आ जाओ कोई बात नहीं। लॉक एलिमेंट्स होते हैं बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं। बट इनलाइन एलिमेंट अगर बुलाते हैं ना तो उसकी एक कंडीशन रखते हैं वो साथ में, वो कहते हैं कि अगर तुम आ रहे हो ना तो तुम अपनी जो विड्थ वाली प्रॉपर्टी है, हाइट वाली प्रॉपर्टी, कोई भी जितनी प्रॉपर्टी हम अलग से सेट करते हैं वो सब भूल जाओ। तुम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल तुम्हारी ना विड्थ काम करेगी ना हाइट काम करेगी, तुम एक जो डिफॉल्ट टेक्सचर होता है उस टेक्सचर में आओगे। अभी मैं ये दिखाता हूँ किस तरीके से। देखो हम चलते हैं HTML की तरफ, ठीक है। तो हमने बनाया था, एक डिव बनाया था और एक और डिव बना लेते हैं। अच्छा इसको पहले एक और डिव के अंदर डालते हैं, डिव डॉट। हाँ देखो एक चीज और है कि जैसे मैंने ये लिखा, देखो ये मैंने डिव डॉट कंटेनर लिखा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये है VS कोड में ना ये बहुत सारे इजी शॉर्टकट्स होते हैं कि हम डायरेक्टली एक डिव बना रहे हैं और उसमें एक क्लास असाइन कर रहे हैं। मैंने बताया था डॉट से जब भी हम लिखते हैं तो वो क्लास को सिग्निफाई करता है। अगर मैं यहीं पे लिख देता ना, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता डिव हैश कंटेनर, ठीक है, कंटेनर की स्पेलिंग, ठीक है, कंटेनर लिख देता और मैं इसको एंटर करता, तो ये एक आईडी बन जाती, डिव की आईडी बनती, और हमारे पास कंटेनर आईडी से हमारे पास एक डिव मिल जाता। बट क्या होता कि अब इसको जब हम टारगेट करते हैं तो हमें हैश के थ्रू टारगेट करना पड़ता है, और आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। ये सब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्लास यूज करूंगा और ये शॉर्ट तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेगा क्लास, डिव डॉट क्लास, क्लास में कंटेनर डालूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इस डिफ के अंदर डालेंगे हम ये सारा सामान, मतलब एक कंटेनर हमारा बड़ा बनेगा, उसके अंदर हमारा स्मॉल स्मॉल कंटेनर्स होंगे। यानी कि ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पेरेंट कंटेनर है, उसके अंदर छोटे 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 सब कंटेनर्स हमारे पास, चाइल्ड कंटेनर्स कह सकते हैं, चाइल्ड कंटेनर्स के अंदर हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हमने एक पेरेंट कंटेनर बनाया, इसका नाम हमने कंटेनर ही रखा, ठीक है। और एक दूसरा बनाया फर्स्ट डिव के नाम से। अब हम लेंगे हम एक सेकेंड डिव, डिव डॉट सेकेंड डिव, ठीक है। इसके अंदर भी मैं लेट्स सपोज कोई कंटेंट डालता हूँ 230 को, थोड़ा बड़ा कंटेंट डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, या छोटा ही डालते हैं, जगह घेरेगा बहुत वो, ठीक है। छोटा कंटेंट डाला हमने। अब क्या होगा देखो, अभी ऊपर वाले में तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगा रखी थी, नीचे वाले में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या सीन है हमारा कि यहाँ पे एक कंटेंट लिख के आ गया, ठीक है, ऑलराइट। अब हम चलेंगे वापस, इसकी जो CSS थी वो हटा देते हैं वरना वो दिक्कत करेगी, ठीक है। हाँ अब देखो, अब कैसा आ रहा है, एक हमारे पास इस तरह से कंटेनर आ रहा है और दूसरा कंटेनर इसके बाद आ रहा है हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं हाइट और विड्थ सेट कर दूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट डिव की ना हाइट सेट करता हूँ, हाइट सेट करी मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल्स की, ठीक है। मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी 200 पिक्सल्स की, ठीक है। और मैं लेट सपोज के अंदर एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने इसके दिया रेड, ठीक है। और यही सेम चीज़ें मैंने अप्लाई करी अपने सेकंड डिव के अंदर, सेकंड डिव के अंदर प्रॉपर्टीज, बस कलर में इसका चेंज कर दूंगा, लेट्स टेक ब्लू, ठीक है गाइस। तो अब देखो हमारे पास दो कंटेनर्स आ गए हैं जिसकी हमने हाइट और विड्थ है, बट क्या है कि ये ना एक के नीचे एक आ रहे हैं, क्योंकि डिव जो होता है ना उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी, उसका जो बेसिक नेचर होता है वो ब्लॉक लेवल होता है। डिव कहता है कि मेरे आसपास कोई भी नहीं आएगा, अगर मैं एक लाइन में हूँ तो उस लाइन में दूसरा कंटेनर तो नहीं आ सकते, तो इसका बेसिक नेचर ही ब्लॉक होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ना ये जो नीचे वाला मेरा कंटेनर है ये ऊपर आ जाए, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा इस डिव से जाके कि ऐसा करो यार तुम ना अपना जो डिस्प्ले है उसको तुम कर लो इनलाइन। इनलाइन क्या होता है, इनलाइन एक ही लाइन में आ जाता है पूरा, डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे हम इसकी, ठीक है। तो मैंने इसकी डिस्प्ले इनलाइन कर दी, बट अब भी एक कैच है,
इनलाइन तो मैंने इसकी कर दी, लेकिन ये क्या हुआ कि ऊपर वाला तो अब भी डिव है ना, वो कह रहा है कि तुम तो इनलाइन हो गए, लेकिन मैं तो इनलाइन नहीं हूं ना, मैं तो अब भी डिव हूँ, तो मैं अपने पास क्यों आने दूं तुम्हें? तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी भी डिस्प्ले को इनलाइन करना पड़ेगा जाके। इसको कहेंगे जाके कि तुम भी अपनी डिस्प्ले कर लो इनलाइन, ठीक है, इनलाइन कर लो। तो अब क्या हुआ कि दोनों जो है ना इनलाइन होगा, क्योंकि कंटेंट ज्यादा था, तो वो बॉक्स जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। देखो जैसे ये वाला पहला वाला जो कंटेनर था हमारा, वो सेकंड लाइन पे यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा कंटेनर उसके जस्ट बाद शुरू हो गया। लेकिन मैंने बताया था इनलाइन एलिमेंट की क्या क्या डिमेरिट है, मतलब क्या मसला है उनके साथ, कि वो ना हाइट हाइट और विड्थ को जो है वो अलाउ नहीं करते। मैंने पूरे एलिमेंट की अपने हाइट और विड्थ सेट की थी यहाँ पे, 300 पिक्सल 200 पिक्सल दोनों में सेट की थी, लेकिन उसने अलाउ ही नहीं करा। उसने कहा तुम अगर साइड में आना चाहते हो तो बिल्कुल डिफॉल्ट वे में आओ जैसे रहते हैं, तुम हाइट और विड्थ लेकिन नहीं आ सकते। तो अब इसको हमने ओवरकम करने के लिए एक मेथड निकाला, इसको हम कहते हैं इनलाइन ब्लॉक। ये वाला मेथड जो थर्ड मेथड है, ये होता है इनलाइन ब्लॉक मेथड। डिस्प्ले होती है, तरीका होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर हम डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर दें, देखो इनलाइन ब्लॉक अगर हम कर दें इसकी डिस्प्ले को भी हम इनलाइन ब्लॉक कर दें, तो क्या होगा कि हमारे दोनों डिव जो हैं साइड बाय साइड आ गए ना, और अपनी हाइट और विड्थ को रिटेन करते हुए। यानी इनलाइन ब्लॉक ने क्या कहा कि तुम अपना जो है हाइट और विड्थ को बिल्कुल मेंटेन रखो, और तुम साइड में भी आ जाओ, जो एम्प्टी स्पेस है वो कोई बात नहीं, रहने दो उस एम्प्टी स्पेस को, और मैं वहां पे अपना कंटेनर ला के रख दूंगा। अगर यहाँ पे और भी कंटेनर्स होते तो वो इसके साथ साथ आगे चलते चले जाते। तो इस तरह से हम जो है इसको इनलाइन कर सकते हैं। ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है ना हम यूज करते हैं इनलाइन अलाइनमेंट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। बट अब जैसे जैसे मतलब टाइम आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो नए नए मेथड होते हैं। अब यार ये बहुत थोड़ा लेंदी से मेथड हो रहा है कि यार अब एक मैंने बहुत दो एलिमेंट के लिए करके दिखाया है कि हर हर उसकी जाके डिस्प्ले को इनलाइन करो, फिर उसको साइड में लेके आओ, बहुत लेंदी है और सब, मतलब बहुत हेक्टिक सा है। इसका आसान तरीका क्या हो सकता है? वाई द ब्लू बॉक्स इज नॉट इन, हाँ ओके। यार वो थोड़ा ना कंटेंट का इशू है, क्योंकि कहाँ है, ये जब हम डिव को दो डिव बनाते हैं ना साथ में, तो यहाँ पे बीच में डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग कुछ आती है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, मार्जिन और पैडिंग 0 देके। तो लेकिन जब एक्चुअल में हम प्रोग्रामिंग करेंगे, वेबसाइट भी बनाएंगे, तो हम इस मेथड को यूज नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि लेंदी जाता है। तो इसको हम यूज करते हैं फ्लेक्स बॉक्स को, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बेसिकली हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे अब आगे, वो फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड को यूज, ये दो ऐसे टूल्स हैं CSS के, जिसको सीखने के बाद ना आप बिल्कुल प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं एकदम। मतलब कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी बनाने के अंदर, और ना ही किसी भी स्टाइलिंग के अंदर आएगी। आपको चाहिए कि आप तीन बॉक्सेस हैं उनको साइड में लेके आए, ठीक है, आप फ्लेक्स बॉक्स यूज करिए, बहुत आराम से आएगा। ग्रिड यूज करिए, आ जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, वो भी आ जाएगी, अभी पूरा चलेगा, रुक जाओ अभी देखते हैं, देखो आगे चलेंगे हम, ठीक है। हम div के अलावा भी कोई कंटेनर यूज कर सकते हैं? डिव जो होता है हमारा, मतलब जनरली डिव कंटेनर यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा कंटेनर होता है काफी हेलो? लाइक हेलो, किसने पूछा था ये इस जी। ओके ओके मेगा। तो डिव तो होता ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। डिव जो है ना, एक जनरल वर्ड इन्होंने CS HTML का एक जनरल वर्ड है डिव, जो कि एक ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है। लाइक ये जो पूरा बॉडी टैग है, ये भी एक डिव ही है, ठीक है ना, इसमें कोई नहीं है। और हम बहुत सारे टैग यूज करते हैं, जैसे कि नेव टैग, फुटर टैग, वो सब भी डिव ही है, लेकिन एक जनरलाइज भी बना दिया है इन लोगों ने, कि जिसको हम बार बार भी यूज कर पाए, ठीक है ना। तो कोई ये स्पेशल नहीं है, बस ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो एज अ कंटेनर रिएक्ट, एज अ कंटेनर शो होता है, ठीक है। ओके। ओके ओके yes, so let's continue, and don't worry, we will you will understand it in detail when we code live, okay ना, जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे और अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से थोड़ा सा पार्ट पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट बस अभी तक हमारा थोड़ा सा ही चलेगा, और बाकी अभी हम जो है लेके चलेंगे इस पे प्रॉपर कोडिंग की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो फ्लेक्स बॉक्स रहेगा।
अब हमारा फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है सीएसएस के एस्पेक्ट से देखा जाए तो। जितनी भी स्टाइलिंग है ना, जितनी भी डिजाइनिंग है, हम फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ डिस्प्ले होता है, जैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ना, ये भी एक टाइप ऑफ डिस्प्ले होता है जिससे हम बहुत ही इजीली स्टाइलिंग करते हैं। देखो बताता हूँ किस तरीके से। ये देखो, जैसे मैंने अभी ये बनाया था ना, कंटेनर बनाया था मैंने, एक पेरेंट कंटेनर बनाया था, उसके अंदर मैंने 2 चाइल्ड कंटेनर्स लिए थे। तो लेट्स सपोज मैं आपको डिफरेंशिएट दिखाने के लिए क्या करता हूँ कि ये जो मैंने पेरेंट कंटेनर बनाया था, इसके अंदर भी एक कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। इसका कलर लेट्स से ब्राउन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंटेनर, एक पेरेंट कंटेनर, उसके अंदर 2 चाइल्ड कंटेनर्स हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, इसकी हम इसकी डिस्प्ले को हम इनलाइन से हटाते हैं, और ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कंटेनर्स है ना, वो फिर से साइड बाय साइड आ जाएं बिल्कुल प्रॉपर्ली। मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में भी आए, मैं चाहता हूँ कि नीचे आ जाएं, ठीक है। मैं कुछ भी करवा सकता हूँ फ्लेक्स बॉक्स यूज करके। बहुत सारी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। जो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या करेंगे हम, फ्लेक्स बॉक्स लगाने के लिए हम जो पेरेंट कंटेनर है ना, जिसके अंदर 2 चाइल्ड कंटेनर्स हैं, उसमें हम उसके डिस्प्ले को हम फ्लेक्स कर देंगे। डिस्प्ले हम लिखेंगे फ्लेक्स, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा कि हमारे पास ना, देखो इस तरीके से एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ जो है हमारा पेरेंट कंटेनर्स के अंदर वो पूरा फिट हो गए। ना तो कोई चाइल्ड कंटेनर लीक कर रहा है उसके अंदर से, ना ही पेरेंट कंटेनर की जो है कोई बाउंडेशन है उसके ऊपर। तो बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। अब क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में भी आ जाए। ये देखो साइड में दिख रहा है मेरा कंटेंट, मान लो मैंने कोई हेडिंग बनाई थी अच्छी सी, जो मैं चाहता हूँ मेरे वेबसाइट पे बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो। तो अगर मैं इन दोनों कंटेनर्स का एग्जांपल लेके बताऊं, मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो होता है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, अब इसको मैं इसकी इसकी भी बहुत सारी सब प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब मैं चाहता हूँ इसको बेस लाइन पे करना, बेस लाइन पे कर सकता हूँ। बेस लाइन इन द सेंस कि नीचे की तरफ आ जाए, कंटेनर हमारा पड़ा था ना, वो नीचे की तरफ आ जाए। मैं चाहता हूँ सेंटर में करना, तो मैं सेंटर यूज कर लूंगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, ठीक है। तो अभी मैं सेंटर का एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको। सेंटर पे करने से क्या होगा, देखो दोनों जो कंटेनर्स थे वो सेंटर पे आ गए मेरे, ठीक है। तो ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है इसके अंदर। और जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जस्टिफाई एक हमारी प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई, और एक होता है हमारा अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट अलाइन और कंटेंट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन हमारा ये होता है। इसको भी अगर हम सेंटर कर दें, इसको हम एंड कर दें, जस्टिफाई कर दें, इसकी बहुत सारी सब प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बारे में आप जब कोडिंग प्रॉपर करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो आप देखेंगे इसको कि अलग अलग प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये वाला टेक्स्ट लाइन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसकी नीड नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया था कि ये भी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह से हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके बना सकते हैं वेबसाइट के अंदर। तो रिस्पॉन्सिवनेस इन द सेंस कि हम चाहते हैं कि जैसे मान लो कि मेरी वेबसाइट है, उस पर 4 इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं। अब मैंने वेबसाइट का जो हमारा स्क्रीन का साइज था वो चेंज कर दिया, छोटा कर दिया, मोबाइल पे ले आया मैं। तो मेरी जो इमेजेस हैं वो अगर वर्टिकल डिस्प्ले हो रही थी तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं ये करवाने के लिए ना फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स में किस तरह से यूज करूंगा, मैं पहले इमेज ले लेता हूँ। मैं अपना HTML के अंदर जाऊंगा, ठीक है। और मैं इसके अंदर ना एक इमेज टैग यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ से ना हम इमेज उठा के लाते हैं कोई, जैसे आपको लास्ट टाइम पे बताया था इमेज टैग के बारे में। फ्लावर ही उठा लेते हैं, चलो ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, इससे लिंक कॉपी हो जाता है हमारा इमेज का। अब हम क्या जाएंगे, SRC के अंदर हम लिंक पेस्ट करते हैं, जो हमें वेबसाइट का लिंक चाहिए होता है। ऑल्ट क्या होता है, ऑल्ट अगर वेबसाइट का जो हमने लिंक दिया है या फिर कोई भी हमने हमारे डिवाइस में कोई फोटो है उसको हमने डिस्प्ले कराया है, अगर वो किसी वजह से रेंडर नहीं हो पाता है, तो ऑल्ट क्या होता है कि वो चीज वहां पे डिस्प्ले होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और किसी का जैसे कोई प्रोफेशनल वेबसाइट होती है ना, उस पे किसी प्रोफेसर का या किसी का फोटो आना होता है, बट ड्यू टू नेटवर्क इशू फोटो नहीं आ रहा होता, वहाँ पे उनका सिर्फ नाम लिख के आ रहा होता है, या फिर कोई और भी चीज लिख के आ सकती है, कुछ भी आ सकता है लिख के। तो वो सब ऑल्ट के अंदर मेंशन करते हैं। उसको हम ऑल्ट का एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। मैं यहाँ पे फ्लावर लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है।
अब क्या है, मैं ले लेता हूँ एक और इमेज, ठीक है, एक और इमेज ले लेते हैं कोई और सी अच्छी सी। देखो फ्लावर इमेज हो रही है यहाँ पे, अभी रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक ठीक है, इसको ले लेते हैं, फ्लावर 1 ले लेते हैं इसको, ठीक है, और यार इसको ना दूसरी डिफ के अंदर पेस्ट करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, एक डिव डॉट कंटेनर 2 बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम इमेजेस पेस्ट करते हैं। अब क्या है देखो, जो हमारा एक्चुअल है ना, पहली इमेज और दूसरी इमेज इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। मैं चाहता हूँ यार कि ये जो इमेजेस है ना, ये एक ही लाइन में आ जाएं और प्लस ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस भी शो करें। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो कंटेनर 2 मैंने बनाया है ना, इसमें मैं CSS किस तरह से अप्लाई करूँगा, डॉट कंटेनर में लिखूँगा, ठीक है, डॉट कंटेनर 2, और मैं इसकी ना डिस्प्ले को मैं कर दूंगा इसकी फ्लेक्स, और मैं इसका जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, अब वो प्रॉपर्टी है हमारी फ्लेक्स रैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से रिस्पॉन्सिवनेस आएगी, जो इमेजेस तुम लगाओगे वेबसाइट पे, और जो कुछ भी ऐसा चीज जो रिस्पॉन्सिवनेस शो करना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, वो इसी से आती है हमारी, यूज करते हैं। और भी चीजें होती हैं, तो हम लेंगे फ्लेक्स रैप, ठीक है, इसका हम रैप कर देंगे इसको। अब देखो क्या होगा इससे, पहली इमेज आ रही है, दूसरी इमेज आ रही है, क्योंकि पहली इमेज का साइज बड़ा है, उसको साइज को एडजस्ट कर सकते हैं हम, तो उसका साइज ज्यादा बड़ा है, इस वजह से वो दूसरी इमेज ऑटोमेटिकली नीचे शो हो रही है। मैं इसका साइज भी एडजस्ट करके दिखाता हूँ यार तभी। ओके, Because these are inlines. You have to put images like this. अरे यार, डेव डॉट इमेजेस हमने लिया, ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम इसको यहाँ से सेपरेटली एक एक कर। नहीं, एक सेकेंड, डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ना एक और इसको डिफ के अंदर प्लेस करा है, क्योंकि हम इन दोनों इमेजेस का हम हाइट और विड्थ सेट करने वाले हैं। तो अब मैंने क्या करा, एक ही डिफ के अंदर इन दोनों को डाला है, तो अगर मैं इमेजेस को टारगेट करूंगा ना, तो ये दोनों ही इमेजेस टारगेट होंगी, और मैं इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकता हूँ एक ही उससे। तो अगर मैं इस पे जाऊंगा अपना CSS वाले पार्ट में, और मैं डॉट इमेजेस करूंगा, ठीक है, डॉट इमेजेस करने के बाद अगर मैं इसकी हाइट को ले लेता हूँ, लेट्स सपोज 250 पिक्सल्स, एंड विड्थ को ले लेंगे, हम 200 पिक्सल्स, ठीक है। तो हमारा जो इमेजेस है उसकी हाइट और विड्थ अब दिख नहीं हुई यार, क्या मसला है ये? आशीष, कैन यू प्लीज लुक दिस? यस, ओके। तो गाइस चलो हम देख लेते हैं इसको, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। एक थोड़ा सा इशू है, दोनों को बीच में एक ही डिव में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, चलिए मैं अभी आपको ही बता दूंगा, कोई इसका वो नहीं है, ठीक है। तो चलो अब गाइस ये पहले, अभी टाइम हो चुका है, 50 मिनट हो गई है, तो अभी 1-2 मिनट का मुझे डिस्कशन करना है आप लोगों के साथ। सब लोग ज्वाइन है ना, लाइक राब, जावेद, यूसुफ, हसन, ओके। So guys, can you tell me what is the best method of learning mathematics? Anyone? By practicing. Practicing. And social science like subjects? Theory reading. Reading. Or Ratna. Yes, Najmus Saqib is absolutely correct. So किसी भी चीज को सीखने के लिए ना, हमें अगर ये पता चल जाए कि उसको सीखने का तरीका क्या है, तो बहुत आसान हो जाता है सीखना उसको, ठीक है ना। जैसे कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का आप थ्योरी कितना भी पढ़ेंगे, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे उसको, ठीक है, बस थ्योरी ही रह जाएगी वो। साइंस, सोशल साइंस को आप पढ़ के समझ सकते हैं। ऐसे इधर कोडिंग में होता है, डेवलपमेंट पार्ट में, कि आपको इसको सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का लर्निंग बाय डूइंग। आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग ऐसे देखेंगे ना कितना भी कर लेंगे, लेकिन अभी अच्छे से आप लोग सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है डेवलपमेंट सीखने का लर्निंग बाय डूइंग, ओके ना।
तो जो भी करें मतलब सिर्फ ये ना करें कि उसको देख ले, हम अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाए, ये सब करें तो उससे होता है, ठीक है ना। तो अब ठीक है गाइस, प्लीज रेस्पॉन्ड। हेलो, यस यस यस। अच्छा, तो सब लोग ये बताएं कि VS कोड सब कौन कौन, सब लोग चैट बॉक्स में बताएं कि जो जो मेरे साथ वो कर रहे हैं, मतलब VS कोड ओपन करके बैठे हैं और कोड कर रहे हैं। उस्मा, यूसुफ हसन, यस आई एम डूइंग, यस शफीक, नाइस, मेघना, नाइस। सो गाइस, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी प्लीज इसको करिए, ठीक है ना। अभी हम फाइल भी दे देंगे, तो अगर आप सिर्फ ये लेक्चर देख लेंगे तो आप एक दिन के बाद भूल जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत कर, बट आई एम अ स्लो बिट। कोई बात नहीं अफरोज भाई, कोई बात नहीं, स्लो ही होते हैं, क्योंकि हम भी शुरू में स्लो ही थे जब नए आए थे सिस्टम पे। बट एज यू प्रैक्टिस यू विल बिकम फास्ट इन टाइपिंग स्पीड और अदर थिंग्स, ओके ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके अफरोज, ओके, नाइस। ओके, तो लाइक 10 अराउंड 10 पीपल्स आर राइटिंग कोड विद मी, सो ओके, ठीक है। तो गाइज अब चलिए, अब इसको कुछ और पार्ट समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स में आपको कोई डाउट है आप बताइए, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड CSS का ये मान लीजिए हर्ट है, और इसमें कोई डाउट रहा है तो आपको अभी नहीं है तो बाद में भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और अभी हम तो आपके बिल्कुल कलीग्स हैं, तो आप अभी हमसे क्लियर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है गाइज। चैट बॉक्स में जिस जो भी है माइक खोल के वीडियो ओपन करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हेलो गाइज, एनी डाउट इन फ्लेक्स बॉक्स? अच्छा, कोई ये बताएगा मुझे कि हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज क्यों कर रहे हैं? ये हमने बाई पर्पज नहीं बताया है, क्योंकि हम पूछना चाहते थे कि व्हाई वी आर यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। एनी आइडिया गाइज? एनी आइडियाज? एनीवन? अफरोज, शफीक, to show responsiveness, okay fine, this is the one valid reason for easy displaying. Yes, Najmus Saqib. So for everything, there is a philosophy behind everything, like why we are using flexbox, why we are using grid, okay na, customizing display, okay, that's one nice, okay. So these are the some of the best reason. Okay, I will let me share my screen. I will you will understand it more clearly. Okay, na. So let me share my screen. Guys, is my screen visible? Okay, everyone. So we will start from scratch. I have a folder. Let me put it in VS Code first. This one height. Okay, guys. So I have opened an empty. Okay. So first of all, for every, as I have said you earlier, that HTML is a structure. So I will create an HTML, normal HTML file to code. Okay. Okay, guys. Are you able to see my text clearly? Yes, Usman. So the basic idea behind using Flexbox is that if you want to, like for example, I am creating a div, like class name is a div container. Okay, na, this is container. Okay, guys. So let me also include a CSS file for this. Text dot CSS.
that one. Okay. So let's target the container dot. Let me set some width of this container with 100 pixel. Pixel background color aqua. Let me go live. Okay, guys. So tell me one thing. If I want to center this div, how can I center this? Can anyone tell me? Anyone? Justify center. No, no. If we don't use the flex, we don't use the flex box. Don't use the flex box. Just write me if you want to like center it without using flex box. So what will you do? Can we do like a thing like giving it a padding or margin on the left side, like 200 pixel. It is shifting right. So can we do that? We will give we will give it the margin to the container more. क्या हम कर सकते हैं guys ऐसा कि इसको सिर्फ मार्जिन दे दें लेफ्ट में और ये सेंटर पुश होता रहेगा? Anyone? Anyone? No response. No idea. Najmus Shakib. But how do we know what should be the margin size? Yes, that's what I want to ask from you. How do we know what is the margin size? That's why we use Flexbox. Because Flexbox will automatically center the div. It will automatically center the div irrespective of the width size of the screen. Now you understand why we are using Flexbox. So we don't have to manually type a margin left, margin right, 100 pixel, margin left. So by using Flexbox, we can easily do that. Okay, na? So this is the idea behind using Flexbox. Okay. So that was the one thing. Okay. Now guys, clear to this is clear to everyone now. Yes, Uzma. Guys, I want to tell you one thing about this class. इस जो ये वेब डेवलपमेंट जर्नी है ना, ये आपकी 3 क्लास की जर्नी नहीं है, ठीक है ना? ना ही आप 3 क्लास में पूरे वेब डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। हम आपको सिर्फ एक आपको वहां तक एक वो कर देंगे जिससे कि आप आगे सीख पाए बहुत अच्छे से, ठीक है ना? हम लोगों का टारगेट ये है कि आप ये चीज समझ पाए कि हम वेब डेवलपमेंट के केसेस के थ्रू क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, बाकी तो आप करेंगे, ठीक है ना? तो keep this in mind. Okay, so this is the let's move to the another topic. Okay, if it is clear, any doubt please guys? Guys, any doubt? No one is no. Okay. Let's move to the another important topic, that is grid. Okay na? So let's make a container, grid container, and let's make a div dot items या children's container के childs, और इसको हम 10 बना लेते हैं, ठीक है गाइस? When आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना,
तो आपको भी ये सब होने लग जाएगा, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि 10 कहाँ से आगे, तो ये सब शॉर्टकट्स होते हैं, आप जैसे ही थोड़ा सा जाएंगे ना, कुछ वो नहीं होता है, ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं। तो like I have created 10 divs to like demonstrate you about the grids, okay na. So let's go to the CSS part with height, leave them, PSCK background color, let's take it this, okay, nice, child, child. Child, let's give a width of 100 pixel to the child. Okay, that is guys, can anyone tell me what is this displaying on the screen? Why, where are the 10 divs? Sumit Kumar, Kumar Yadav, Uzma, Umama Afroz. I have created the 10 divs like in my index HTML. Where are the 10 divs? No idea. Guys, is, Eraz told you about the block level element, that these divs are block level element, and we have given the 100, like the 100 width and the height, so they are these in the left side. जो लेफ्ट साइड में आपको पर्पल दिख रही है 10 divs ही है, ये ऊपर नीचे है। देखिए मैं अभी थोड़ा सा पेडिंग देता हूँ, आप लोग अब देख पाएंगे। मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल, ओके। वो सब 10 divs ही थे जो कि सब मिलके एक लाइन हो गई थी, क्योंकि हमने मार्जिन नहीं दे रखा था, ठीक है, ओके ना। तो ये हो गया, तो लेट्स गिव देम, guys. So like, have you anyone heard about the grid before? Anyone? No, Hassan Zehra, no. No. Okay, so tell me. I will tell you. जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स होता है ना, फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, हमारे लेआउट को बहुत ही इजी कर देता है उसको डिजाइन करना। ऐसे ये ग्रिड है, वो भी बहुत ही आसान कर देती है हमारे लेआउट को, मतलब डिजाइन करने के लिए। वो कैसे करती है वो देखो, मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि ये जो बॉडी है हमारे, इस डिव जो मेन इसका पेरेंट कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर ये 10 डिव्स है, ओके ना। तो अभी क्या है, ये नॉर्मल जैसे इनका बिहेवियर होता है, ये कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो सब एक अलाइंड है एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो अब मैं ग्रिड का यूज करके आपको दिखा देता हूँ कि ग्रिड कैसे मैजिक करता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले, अगर मुझे ग्रिड को यूज करना है, तो मुझे पेरेंट कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड देना पड़ेगा, जैसे हम फ्लेक्स बॉक्स में करते हैं, ठीक है। ये देना बहुत जरूरी है, इसके बिना पे ये काम नहीं, इसके अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं इससे कुछ चेंज हुआ है क्या, कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक और ग्रिड की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये देखो कैसे मैजिक कर देगा, ठीक है। तो लाइक आई एम राइटिंग समथिंग, जस्ट bear with me, photo, let me see what is this doing, guys। I have defined nothing, so what is, and you guys see, देखिए आप लोग एकदम कैसे हो गया है ये सब, राइट। तो जब भी, अभी और देखिए, अभी मैं समझाता हूँ आपको ये क्या हुआ है।
अभी क्या होगा, ये 5 ऐसे। तो अगर ये समझिए, अगर आप लोग ये समझिए, ये हमारे पास 10 ड्यूज होते और हमसे कोई कह देता कि इनको इसी तरह से अलाइन करो विदाउट यूजिंग ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स, तो ये बताइए आप हमारे क्या कितना बहुत ही कितना लेबर वर्क हो जाता। एक एक ड्यू को पैडिंग दे रहे हैं, मार्जिन दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन चीजों से बचने के लिए ही ग्रिड को, मतलब ग्रिड का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये काम कैसे कर रहा है, देखो मैं एक सिंपल बताता हूँ आपको। तो हमने क्या किया है, ये ग्रिड, पहले तो डिस्प्ले ग्रिड कर दिया है। डिस्प्ले ग्रिड के बाद जो हमने ये लाइन लिखी है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, तो ये क्या कर रहा है कि उस ग्रिड को एज अ टेम्पलेट कन्वर्ट कर रहा है और कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो कॉलम्स में क्या है, जो ये है हमारे रो में, वो कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 कर दूं तो 6 हो जाएंगे। एक बार और ऑटो कर देता हूँ, ये पहले पे 6 हो गए और नीचे 4 आ गए, अगर यहाँ पे और होता तो वो भी आ जाता, ठीक है गाइस। तो ये ऐसे काम कर रहा है। अब इसमें एक चीज रह गई, लाइक हम अपना जो भी है, जो इसका ग्रिड के बीच का गैप है वो भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गैप अगर हमें सेट करना है लाइक 20 पिक्सल, तो यहाँ पे 20 पिक्सल हो जाएगा, ये अभी 20 पिक्सल गैप है, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप जब भी जाएंगे ना तो ग्रिड की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं आप ऑनलाइन साइट्स पे जाके, ठीक है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी शेयर किया था कि W3 स्कूल्स पे जाके, या और भी सारी हैं, तो ग्रिड आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे कि ग्रिड प्रॉपर्टीज, आपको देखिए मैं करके दिखाता हूँ। आप लोग जब रूम पे रहे ना अपने, इनके साथ खेलिएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लाइक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ये सब आप लोग कर सकते हैं। गाइस हम इस टाइम पे आपको ये सब नहीं करके दिखा सकते, वरना आप दो क्लास 1 घंटा क्या 2 घंटे में भी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। हम आपको सिर्फ आइडिया देना चाहते हैं कि आप लोग ग्रिड का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। तो आप एक बहुत ही छोटे से कोड में बहुत सारी चीजों को एकदम अच्छे से लेआउट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ किया है। ओके, डॉक्यूमेंट। तो गाइज लाइक ग्रिड का आप लोग ये बताइए कि आइडिया कैसे यूज करना है, वो मिला है नहीं आपको। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो तो हंड्रेड्स, अराउंड 100 है, ठीक है ना। वो आप लोग गूगल भी करेंगे आराम से आ जाएगी। कि बेसिक आइडिया क्या है ग्रिड का, वो आप लोग समझ पाए, उसके लिए बताया आप सब लोग। यस यस, ओके ओके उस्मा, ओके ओके तरफ जावेद, ठीक है ना। तो जब भी हमें कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने होते हैं तो हम उसके लिए ग्रिड का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं वो अभी आपने एक ही छोटा सा देखा है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसको करने की, ठीक है। यही एक ही प्रॉपर्टीज नहीं है, ये तो मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करके आपको बताई है कि हम इस तरह से रो को जो है, कॉलम्स को जो है वो बांट सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे, मेरे को एक ही चाहिए था, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं 2 ही कॉलम चाहिए, उस हिसाब से हो जाएंगे, लाइक दिस वन। जब भी आप वेबसाइट्स में देखते हैं कि लाइक लेफ्ट में इस तरह से ये जा रही है, लाइक इस वेबसाइट पे आप लोग चल आए, तो मैं भी, इन लोगों ने भी ग्रिड का यूज किया हो, इसको लेफ्ट साइड में जो विंडो स्क्रॉल हो रही है, यहाँ पे एक पूरी सी एक ग्रिड कर दी हो, और यहाँ पे राइट में ये कर दिया हो, ठीक है। तो ये सब इसी तरह से डिजाइन होती है, ये भी आपको इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन इन सबका बेसिक कॉन्सेप्ट भी वही है कि इनको या तो फ्लेक्स बॉक्स से डिजाइन किया गया है या ग्रिड से किया गया है। अब इन लोगों ने प्रॉपर्टीज अलग अलग लगाई हैं तो उसकी अलग बात है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज हम भी चेंज कर सकते हैं, उससे कोई वो नहीं है, सही है। गाइज एनी डाउट टिल नाउ, बिकॉज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज कंटिन्यू करें आगे, प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर कोई डाउट है तो, और भी कुछ है तो। नो डाउट, ओके 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 ओके, नो डाउट, सुमित कुमार यादव, नो डाउट, ठीक है।
तो गाइस चलिए एक चीज मैं आपको अब समझाता हूँ, पोजीशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन, ठीक है। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए मैं सब हटा देता हूँ, खाली एक ही लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर लिखता हूँ आई एम अ चाइल्ड, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है ना गाइस। तो पोजीशन क्या होता है, कोई लोग, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ टाइप करके, ठीक है ना। पोजीशन पहले इनको लाइक कमेंट आउट करके, गाइस जो मैं टाइप कर रहा हूँ दिख रहा है ना आप लोगों को। लाइक फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड वन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, ठीक है। तो ये तीन चार तरह के होते हैं। अब ये क्या कैसे होते हैं मैं आपको ये, ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ, रुकिए, डॉट पैराग्राफ टैग के अंदर LORM, ठीक है गाइस। तो मैंने ये इसको एक डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए अभी ऐसे ही ले लिया है, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट पैराग्राफ हमने ले लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले मैं आपको समझाता हूँ स्टैटिक, ठीक है ना। तो जो भी किसी भी डिव की है ना, किसी भी एलिमेंट की एक पोजीशन होती है, ठीक है, उसके अंदर। तो वो पोजीशन क्या होती है, लाइक जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। उसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो वेब पेज जैसा है उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टैटिक समझ लेते हैं। पहले यहाँ से ग्रिड हटा देते हैं अपना, इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी क्या है गाइज, जो ये है हमारे, ये देखिए आप, हमने index.html में क्या लिखा कंटेनर के अंदर। पहले हमने कंटेनर के अंदर एक क्लास टेक्स्ट एरिया बनाया, ठीक है। उसके नीचे हमने क्या किया कि एक चाइल्ड था, एक दूसरा कंटेनर था आई एम अ चाइल्ड नाम से, ठीक है। उसकी क्लास चाइल्ड थी, वो उसके नीचे था। तो क्या हो रहा है, पहले वही टेक्स्ट कंटेनर, फिर उसके नीचे ये कंटेनर। तो ये क्या हुआ, ये इसकी डिफॉल्ट पोजीशन है कि पहले उसका बड़ा वाला कंटेनर आएगा, फिर उसके नीचे वही आएगा जो जैसे HTML में लिखा हुआ है। तो ये पोजीशन होती है कि स्टैटिक पोजीशन, कि जिस पोजीशन में वेब ब्राउजर चाहता है या जिस पोजीशन में वेब पेज में स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है उसी में आए। लेकिन हम इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो उसी ऑल्टर करने के प्रोसेस के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं पोजीशंस के, ठीक है ना। तो जैसे मैं अब, ये क्या था, इसके अंदर मान लीजिए हम सेकंड चाइल्ड ड्यू था। चाइल्ड ड्यू को आपको मैं करके दिखाता हूँ। चाइल्ड ड्यू में अगर हम ये कर दें पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0, गाइस देखा आपने क्या हुआ है। कोई बता सकता है ये अब क्या क्या किया है मैंने ऐसा जो हो गया। anyone, p is a positioning tag, no p is, I just take p for a demo text paragraph tag. P is a paragraph in which we write a simple text. ओके अफरोज, ओके। तो गाइस क्या हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था कि पोजीशन जो होती है वो एक हमारे अंदर, हमारे हाथ में वो फंक्शनलिटी दे देती है जिससे कि हम अपने किसी भी कंटेनर को, डिव को अपनी मर्जी से पोजीशन कर सकते हैं। उसमें फिर ये नहीं होगा कि अगर ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के नीचे ये डिव है तो टेक्स्ट के नीचे ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहें तो उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो उन्हीं में यूज आता है पोजीशंस का।
जैसे कि हमने यहाँ पे किया भी, अगर हमने अपने क्या किया, चाइल्ड कंटेनर पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब अब उसका जो पोजीशन है वो हमारे वेब पेज से जो भी हमारा फ्रंट बॉडी है उसके हिसाब से, अब वो HTML का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से नहीं है। और ये मैंने सेकंड लाइन लिखी थी टॉप 0, इसका मतलब क्या था कि जो हमारी डिस्प्ले है उससे इतना नीचे है ये, मतलब कि उससे इसकी दूरी जो है ना, डिस्टेंस जो है वो 0 है। देखिए मैं आपको इसको 20 करता हूँ, आप फिर समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहा है। 20 पिक्सल्स, ठीक है, 20 पिक्सल नीचे कर दिया इसने इसको, और मान लीजिए मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये इसके ऊपर आ गया। तो जब भी आप लोगों ने वेबसाइट पे देखा होगा कि किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई भी इमेज फ्लो कर रही है, किसी भी डिव के ऊपर कुछ भी फ्लो कर रहा है, तो वो सब इस पोजीशन, इस फंक्शनलिटी की हेल्प से हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। ने कि अब वो जो HTML स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से नहीं होगी चीजें। अब पोजीशन एब्सोल्यूट देके हम उस एलिमेंट को, उस डिव को, उस कंटेनर को अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। अगर हमें उसको राइट करना है तो राइट कर सकते हैं। देखिए अगर अब मुझे इसको थोड़ा सा लेफ्ट पहुंचाना है तो इसका लेफ्ट से कितना डिस्टेंस रख ले, हम कुछ भी रख सकते हैं। लेफ्ट से 100 पिक्सल मान लीजिए मैंने रख लिया, क्या होगा, ये लेफ्ट में 100 पिक्सल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये ओवरलैप भी हो जाएगा। तो ये होता है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का यूज करना, ठीक है। इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो देखिए अब हम इनको ओवरलैप कर सकते हैं। तो जो ये पोजीशन प्रॉपर्टी होती है ये बहुत हेल्पफुल होती है इन सब के लिए, कि जो हमारे डिव है वो हम मैनिपुलेट कर पाए उनकी पोजीशंस को, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो स्टैटिक होती है, ठीक है गाइस। तो स्टैटिक हो गया। स्टैटिक क्या है, जो डिफॉल्ट है, कि जैसे HTML स्ट्रक्चर में है वैसे ही हमारा कंटेंट हमको दिखाई देगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट क्या होती है, एब्सोल्यूट मैंने अभी आपको बताया कि फिर वो क्या करेगा, अपने पेरेंट कंटेनर के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा। कि अगर हम पेरेंट कंटेनर को जो भी दिया, जो पेरेंट कंटेनर से 400 पिक्सल लेफ्ट पे राइट पे शिफ्ट हो जाएगा और टॉप से 200 पिक्सल शिफ्ट हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो शायद अभी नहीं कर पाए हम लोग क्योंकि टाइम हो गया है काफी, और भी एक है और उसका हम बहुत ही कम यूज करते हैं। और एक, ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट जो है ना इसको करना है, ठीक है। तो और गाइस अगर आपको इसके बारे में आराम से देखना है तो सिंपल, सबसे बड़ी पता है डेवलपर की सबसे बड़ी स्किल कौन सी है, आप लोग बता सकता है कोई मेरे को चैट बॉक्स में या लिख के। क्यूरोसिटी, ओके ठीक है, और कोई, ठीक है ना। सबसे बड़ी स्किल जो होती है किसी भी डेवलपर की होती है गूगल करना चीजों को, ठीक है ना। गूगल करना सीखिए जो भी, ठीक है, आराम से करिए। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ये तो अभी सिंपल है, आगे आपके पास इतने इशू आएंगे ना, ठीक है, तो उनको आप आराम से कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी इन CSS, ठीक है। अगर आपको करना है सिंपली आके देखिए, आप आराम से समझ जाएंगे यहाँ पे। और जो मैंने बताया ना स्टैटिक, मैंने आपको बताया क्या होती है, स्टैटिक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव मैंने बताया कि रिलेटिव क्या होती है, ठीक है। और ये फिक्स, चलो फिक्स बताता हूँ मैं आपको फिक्स क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिक्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ, डिव सिंपल, और इसके अंदर मैं एक डेमो टेक्स्ट ले लेता हूँ, लो रैम 500 वर्ड्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट पे आता हूँ वापस, पहले ये है फिर ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो फिक्स प्रॉपर्टी क्या करेगा कि जहां भी हमारा डॉक्यूमेंट है ना उसको वहीं पे फिक्स कर देगा। जैसे अभी क्या हो रहा है कि स्क्रॉल करने से हमारा पूरा, ये पूरे जितना भी टेक्स्ट है, दोनों तीनों जितने भी डिव्स है सब स्क्रॉल हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको देखो फिक्स करके दिखाता हूँ आपको, फिक्स क्या करेगा, मैंने इसको एब्सोल्यूट की जगह अगर मैं फिक्स कर दूं इसको, ठीक है ना, फिक्स कर देता हूँ और इसकी टॉप से 100 कर देता हूँ जिससे आसानी हो जाए, ठीक है। तो गाइस देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन हमारा क्या है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। जो डिव है हमारा वो स्क्रॉल नहीं होगा क्योंकि हमने उसकी पोजिशनिंग जो है ना उसको फिक्स कर दिया है, ठीक है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने देखा होगा कभी क्या होता है, कुछ पार्ट वेबसाइट का स्क्रॉल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं इसी में दिखाता हूँ एक सिंपल प्रॉपर्टी, इसका कहाँ पे यूज हो रहा है, देख रहे हैं आप, राइट पार्ट पूरा स्क्रॉल हो रहा है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और लेफ्ट पार्ट पूरा सारा का सारा वहीं पे रुका हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इन लोगों ने फिक्स प्रॉपर्टी का यूज किया है, एक div को लेफ्ट में फिक्स प्रॉपर्टी लगा दी है, जिससे कि वो स्क्रॉल के साथ हम राइट में स्क्रॉल कर पा रहे हैं और वो लेफ्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केस होता है फिक्स प्रॉपर्टी का। और एब्सोल्यूट का मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग, आई होप इन दोनों को आप लोग समझ पाए, फिक्स और एब्सोल्यूट को। यस उजमा, उजमा, ओके। तो आप लोग इसको गाइस प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, अच्छे से। और भी ठीक है, आई थिंक टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 6:20। आज हमारा प्लान तो ये था, बहुत हमने प्रैक्टिस करी थी कि आप लोगों को अभी आज ही वेबसाइट एक छोटा सा बना के दिखाएं, आप लोगों को बनवाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना हो गया है चीज़ों को बताने में, एक्सपेक्ट नहीं करा था हम लोगों ने कि 1.5 घंटा लग जाएगा, तो उस वजह से हम वेबसाइट आज शुरू नहीं कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इन द थर्ड लेक्चर वी विल डायरेक्टली जंप इनटू बिल्डिंग अ वेबसाइट। फिर उस तब आप अच्छे से समझेंगे चीजें अच्छे कैसे हो रही है, ठीक है ना। तो सॉरी फॉर दैट गाइस, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हो जाएगा ये 45 मिनट में, लेकिन हम कर नहीं, ओके, इसमें टाइम लग गया। और अभी शायद अगर मैं कंटिन्यू करूं आप लोगों के लिए भी ज्यादा हो जाएगा और हमारे लिए भी, क्योंकि अभी वेबसाइट में नो प्रॉब्लम, नो नो ब्रो, डोंट यूज द वर्ड सर और भाई हैं हम आप लोग, ठीक है, भाई करिए, भाई बोल दीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम बिल्कुल थ्योरी नहीं करेंगे, सीधे एक अच्छी सी एक आपको डेमो वेबसाइट करेंगे, और आप लोग भी साथ, सब लोग साथ में लैपटॉप लेके बैठिए, ठीक है, साथ में कोड करिए, आराम से करेंगे, बिल्कुल थ्योरी पार्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। वी विल बी मोर प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम, ओके ओके, नो प्रॉब्लम ब्रो, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अगर हम स्टार्ट अभी भी करें तो एक सिंपल सा बनाने में भी लगभग आधा पौन घंटा लग जाएगा, और ज़्यादा ही ना लग जाए, क्योंकि हम कर रहे हैं, तो इसलिए ठीक है, आप उसको करिए। तो गाइज अभी इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। अब आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कोई भी, कि हम क्या करना है, प्लीज आस्क, ओके ना। कोई भी क्लास को छोड़िए, अगर आपको इससे क्लास से रिलेटेड या कुछ और भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, आप पूछ सकते हैं। भाई जिसने आज से पहले क्लास अटेंड की है उसको पूरा मटेरियल कैसे मिलेगा? ब्रो मटेरियल आपको मैं ये बताता हूँ, आप यहाँ पे आइए, ठीक है ना, इस वेबसाइट पे आइए, आपको सब यहाँ है, ठीक है। और आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप सिंपली W3 स्कूल्स पे आइए, इस वेबसाइट पे आइए, और ट्यूटोरियल्स पे आइए, ठीक है। मटेरियल हम दे देंगे आपको, लेकिन वो इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा जितना ये रहेगा। आपको मान लीजिए HTML सीखना है, ठीक है, आप यहाँ आइए, ठीक है, और आपको मान लीजिए HTML में क्या सीखना था, सीधे आपको लगभग लाइक एट्रीब्यूट सीखने, एलिमेंट सीखने, एलिमेंट्स पे आइए, आप लोग यहाँ से करिए, ठीक है, यहाँ से देखिए। और बाकी कोडिंग, कोड का जो फाइल है और PPT है वो शेयर कर देंगे, लेकिन वो बहुत ही प्रिसाइज है। वो प्रिसाइज इसलिए किया था क्योंकि PPT लंबी ना हो जाए, जिससे बोर ना हो जाए आप लोग, ठीक है, तो इसलिए उसको बहुत ही कम कर दिया था। आप लोग यहाँ से, अब मान लीजिए CSS सीखना है, इस पे ऊपर CSS पे क्लिक करिए, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले सेक्शन पे आए हम, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, CSS डिस्प्ले, डिस्प्ले इनलाइन, ओके। और पोजीशन, पोजीशन अभी बताया था आप लोगों को मैंने, तो पोजीशन को, पोजीशन प्रॉपर्टी कैसे कर रही है, तो पोजीशन 5 तरह की पोजीशन होती है, ये देख लिया मैंने, स्टिकी और फिक्स्ड और स्टैटिक देख लिया है। और स्टिकी भी मैं आपको बता दूंगा किसी ने नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक छोटे से काम के लिए हम स्टिकी का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे हम, सही है गाइज। और किसी को कोई डाउट? तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग सब VS कोड के साथ प्रिपेयर रहिए, बिल्कुल हम डायरेक्टली जंप करेंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उमामा अफरोज, एनी डाउट गाइस? नो डाउट। कुछ क्लास से रिलेटेड भी नहीं हो, कुछ और भी पूछ सकते हैं आप, डेवलपमेंट से रिलेटेड।
ठीक है गाइस, बहुत मुश्किल है कि 3 लेक्चर्स में ये करा पाना, तो हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आप लोग कैसे इन चीजों को यूज कर सकते हैं, और हमारा पर्पस भी यही है, क्योंकि आप लोग इसमें एक बार आ जाएंगे ना तो आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे चीज हो रही है, शायद आप लोगों का इंटरेस्ट भी जग जाए, तो आप लोग इसी को आगे परस्यू करें। ठीक है, नो डाउट फैसल अहमद। ठीक है, तो गाइज एक अनाउंसमेंट था छोटा सा, आप लोगों को वैसे तो मिल ही गया होगा कि जो रोबो क्लब है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है। ठीक है, तो सब लोगों को पता है ना? कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है? प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। एनीवन? सबको पता है ना गाइज? जिसको पता है एक बार ओके ओके चैट में कर लिख दीजिए। यस निब्रासन। तो गाइस जल्दी से रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें होने वाली है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे से ऑफलाइन रहेंगे, इंटरेक्टिव चीजें रहेंगी। ठीक है, ओके। लक्की सोलंकी, नो भाई, आप मेंबर नहीं है रोबो क्लब के? लक्की सोलंकी, है सर। तो आपने रजिस्टर नहीं किया? अभी रजिस्टर कर दीजिए। नहीं सर, रजिस्टर कर दिया सर, पर सर मुझे इवेंट के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा अच्छा, तो इवेंट ऐसे रहेगा, 5 और 6 डे इवेंट चलेगा, जिसमें कुछ पार्ट्स ऑनलाइन रहेगा, कुछ ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, और हाँ ग्रुप पे देखो ना, आप लोग ग्रुप पे देखो, ग्रुप पे देखो, जो मेंबर ग्रुप है उस पे सब कुछ है, एकदम टाइमलाइन भी अच्छे से दी हुई है। ठीक है, सर हाँ